गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेकेंड ईयर की आज की इस क्लास में जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बलबन के सुल्तान बनने से पूर्व यानी नायब ममालिकात के पद पर रहते हुए जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जो उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां थीं, उनके संबंध में हमने कल चर्चा की थी लास्ट वाली अपनी क्लास में। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज इस क्लास में बलबन द्वारा इस नायब ममालिकात के पद पर रहते हुए जो अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई, जो उसके ग्रेट अचीवमेंट्स थे, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक बलबन, द अचीवमेंट्स ऑफ बलबन। इसमें आप देखिए 1 वर्ष का समय जब इसको नायब ममालिकात बनाया था 1249 ईस्वी में, हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया था। इस नाते सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद जो था वो बलबन का दामाद था, और इस नाते से भी फिर कुछ अपनी योग्यताओं के बल पर भी बलबन जो था उसने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी, उसकी प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हो गई थी, और इस वजह से अनेक तुर्क अमीर जो हैं वो उससे जलन और ईर्ष्या करने लगे थे। तो हमारी जो वो टॉपिक था, उस टॉपिक में एक आप हेडिंग और डालेगा, बलबन की पदच्युति और पुनः नियुक्ति, या बलबन को नायब ममालिकात के पद से हटाना और पुनः उसको नियुक्त करना। अब देखिए, पहला हमें कारण हमें ये पता लगाना होगा कि बलबन को इस महत्वपूर्ण पद से जो हटाया गया, उसको जो रिमूव किया गया नायब ममालिकात के पद से, उसके पीछे प्रमुख कारण क्या था। तो जब 1249 ईस्वी में बलबन ने सुल्तान नासिरुद्दीन के साथ रिश्तेदारी कर ली, अपनी पुत्री का विवाह करके उसे अपना दामाद बना लिया, और बलबन क्योंकि योग्य था, अनेक समस्याओं, अनेक विद्रोहों का दमन बलबन के द्वारा पूर्व में किया जा चुका था, और इसीलिए उसकी प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हो गई थी। साथ ही साथ आप देखिए, बलबन के द्वारा जब उसे नायब ममालिकात के पद पर नियुक्त किया गया, तो उसने अपने महत्वपूर्ण रिश्तेदारों, अपने समर्थकों आदि को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करके अपने पक्ष को काफ़ी मजबूत बना लिया था। तो ये बलबन की समझदारी, उसकी योग्यता, कुछ भी हम कह सकते हैं, जिसके बल पर उसने अपने पक्ष को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया था। अब यही वो कारण थे जिनकी वजह से बलबन के चिढ़ने वालों की, उससे ईर्ष्या द्वेष रखने वालों की संख्या जो थी उसमें काफ़ी वृद्धि हो गई थी। ऐसी स्थिति में एक इमामुद्दीन रेहान नामक मुसलमान था, जो भारतीय मुसलमान था, और उसने कुछ अन्य षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर बलबन को पदच्युत कराने का षड्यंत्र रचा, और इसके लिए सुल्तान नासिरुद्दीन के कान भरने प्रारंभ कर दिए। तो एक ये पूरी योजना बनाई गई थी, और उस योजना के तहत बलबन को इस पद से हटा दिया गया। अब उसके पास नायब का पद नहीं था, क्योंकि रेहान द्वारा इस पूरा जो षड्यंत्र रचा गया था, पूरी जो योजना थी, उसी के द्वारा तैयार की गई थी। बदायूं की जागीर उसके पास थी, रेहान के पास। तो रेहान को जब बलबन को पद विमुक्त किया गया, तो उसके स्थान पर नायब का पद रेहान को दे दिया गया। रेहान चूंकि बलबन के समान योग्य नहीं था, और अपनी हरकतों, अपने कार्यों से उसने चारों तरफ अव्यवस्था का माहौल क्रिएट कर दिया था। फिर वही स्थिति उत्पन्न हुई और अराजकता चारों तरफ फैलने लगी,
और अन्य कई सहयोगी जिन्होंने रेहान को अपना सहयोग प्रदान किया था, उनमें प्रमुख थे अरसलान खां, किशलू खां। इन लोगों ने भी रेहान को अपना सहयोग प्रदान किया था। तो स्वाभाविक है कि जब रेहान नायब के पद पर नियुक्त किया गया तो इन लोगों को भी उसने महत्वपूर्ण रूप से लाभ पहुंचाया होगा। और धीरे धीरे फिर सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को ये महसूस होने लगा कि अराजकता और अव्यवस्था अधिक फैल रही है और रेहान काफ़ी उद्दंडी हो रहा है। और ऐसे कई तुर्क सरदार थे जो बलबन से चिढ़ते थे, वो भी उसका साथ दे रहे थे। तो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद द्वारा इनके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई। स्वयं सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद सेना का नेतृत्व करता हुआ पहुंचा, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि प्रारंभिक अवस्था में यदि हम देखें, जब इनकी मुठभेड़ हुई या भिड़ंत हुई तो शाही सेना के पैर जो थे वो उखड़ने लगे थे, लेकिन अंततः रेहान को परास्त कर दिया गया और रेहान से नायब का पद छीन करके उसे बदायूं वापस भेज दिया गया जो उसकी जागीर थी। और पुनः नासिरुद्दीन महमूद को इस बात का अनुभव हुआ कि बलबन ही इस पद के लिए सबसे महत्वपूर्ण और योग्य व्यक्ति है। अतः सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद द्वारा बलबन को पुनः नायबे मुमालिकात के पद पर नियुक्त कर दिया गया। तो इस तरह से 1 साल का जो समय था, 1 वर्ष का जो समय था, उस समय बलबन नायबे मुमालिकात के पद से हटा दिया गया था। लेकिन उस 1 साल में ही सुल्तान या हम कहें कि पूरी दिल्ली सल्तनत को काफ़ी अशांति और अव्यवस्था को झेलना पड़ा था। बहरहाल अब ये जो पूरा घटनाक्रम था, रेहान द्वारा षड्यंत्र रचना, रेहान के द्वारा सुल्तान के कान भर के बलबन को नायबे मुमालिकात के पद से हटाना और फिर स्वयं रेहान द्वारा वो पद लेना, रेहान द्वारा फिर विद्रोह करना, ये सारी बातों को लेकर के कुछ विद्वान इतिहासकारों का ये मानना है कि ऐसा नहीं कि रेहान योग्य नहीं था। रेहान में योग्यताएं थीं, लेकिन चूंकि वो एक भारतीय मुसलमान था और उस भारतीय मुसलमान का नेतृत्व जो कट्टरपंथी तुर्क अमीर थे उनको रास नहीं आ रहा था, इसलिए रेहान का जो ये समय था जब वो नायब के पद पर रहा था, तो इस तरह का माहौल जो क्रिएट हुआ, जो विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई, उसका कारण तुर्क अमीरों द्वारा रेहान के नेतृत्व को एक्सेप्ट करना नहीं था, ना कि योग्यता में किसी प्रकार की कमी रेहान के अंदर थी। तो इस तरह से विद्वानों द्वारा ये अलग अलग मत प्रस्तुत किए गए और इसमें मिनहाज उस सिराज जो फारसी इतिहासकार रहा है सल्तनत काल का, उसने रेहान के लिए दुष्ट, अपहरणकर्ता जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया है, लेकिन उसके पीछे जो कारण है वो उसका भारतीय मुसलमान होना ही माना जाता है। अब इसके बाद बलबन के द्वारा जो अन्य विद्रोही अमीर थे, तुर्क अमीर थे, उनका भी दमन किया गया और उसमें रेहान भी था। रेहान के विद्रोह का दमन किया गया, फिर किशलू खां ने विद्रोह किया और इन सभी के विद्रोह का अंत करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। रेहान को मौत के घाट उतार दिया गया और जो इनकी जागीरें थी उनको भी स्थानांतरित कर दिया गया था पूर्व में। तो ये सारी व्यवस्थाएं, ये पूरी योजनाएं बलबन ने अपनी योग्यता के बल पर निर्मित की और उसी योजना अनुसार उसने अपने इन विद्रोहियों का दमन करा। बहुत सारे तुर्क ऐसे थे जो बलबन से ईर्ष्या रखते थे, तो वो किशलू खां, रेहान, इन सभी के साथ मिलकर के उन्होंने पुनः एक बार विद्रोह की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। लेकिन इस बार बलबन ने इन किसी को नहीं बख्शा और इनके विद्रोह को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब इसके बाद
सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु, ये आप हेडिंग डालेंगे, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु 1265 ईस्वी। ये लास्ट था 1265 ईस्वी का, और उस समय सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। अब इसकी जो मृत्यु थी वो भी एक विवाद का विषय था। कुछ फारसी इतिहासकार स्पेशली उसमें इंक्लूड हैं, और हम कहें तो मेनली वही हैं जो ये मानते हैं कि बलबन जो था वो स्वयं सुल्तान बनना चाहता था और उसी ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को मौत के घाट उतारा था। जबकि वास्तविकता क्या है कि नासिरुद्दीन महमूद रोगग्रस्त था, काफ़ी लंबे समय से वो बीमार था और रोगग्रस्त होने के कारण ही उसकी मृत्यु हुई थी। बलबन के पूरे पीरियड में, जब ये उसका 20 साल का जो समय था, उसमें से कहीं भी हम ये नहीं देखते हैं उसकी उपलब्धियों के आधार पर, विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर, कि बलबन ने कहीं भी सुल्तान बनने की इच्छा जाहिर की थी। आप देखो, बलबन एक अच्छा सेना नायक था, योग्य था। जब उसको 1 वर्ष के लिए नायब ममालिकात के पद से हटाया गया था, तो उस समय वो स्वयं विद्रोह कर सकता था और वो सुल्तान को पद से हटाकर स्वयं सिंहासन हथिया सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब उन इतिहासकारों में जो ये मानते हैं नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु का दोषारोपण वो बलबन पर करते हैं, उनमें प्रमुख इतिहासकार हैं इसामी, इब्न बतूता, फरिश्ता, ये सब फारसी इतिहासकार हैं, और इन सभी ने सुल्तान की मृत्यु का आरोप बलबन ने लगाया है। जबकि अन्य विद्वान, जिनमें पाश्चात्य विद्वान ज़्यादा हैं, बुलजल-ए-हेग और फारसी इतिहासकार हबीबुल्ला, और अन्य समकालीन इतिहास जिनमें याहिया बिन अहमद सरहिंदी प्रमुख फारसी इतिहासकार रहा है, उसने भी बलबन पर इस तरह बलबन को सुल्तान की मृत्यु के दोष से मुक्त रखा है, और ये स्पष्ट किया है क्योंकि इस समय जब सुल्तान नासिरुद्दीन की मृत्यु हुई तो उस समय कोई भी इल्तुतमिश का वंशज शेष नहीं था। तो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने स्वाभाविक है कि चूँकि वो बलबन जो है योग्य भी था और नासिरुद्दीन का ससुर भी था, तो अपने जीवन काल में ही बलबन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। यानी दामाद ने अपने ससुर को मृत्यु के बाद अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, और उससे स्पष्ट हो जाता है कि नासिरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बलबन ही सुल्तान के पद पर आसीन होगा। जब ये पूरी स्थिति क्लियर थी तो स्वाभाविक है बलबन द्वारा सुल्तान नासिरुद्दीन के प्रति सच्ची स्वामी भक्ति और वफादारी निभाई गई थी, और सुल्तान के जीवित रहते उसने कभी भी सिंहासन हथियाने का प्रयास नहीं किया था। अब 1266 ईस्वी में बलबन के द्वारा दिल्ली का शासन संभाला गया। दिल्ली के शासन पर वो विराजमान हुआ। यदि प्रारंभिक जीवन की हम बात करें बलबन के, तो वही बलबन एक दास था, और बहुत अधिक जानकारी फारसी स्रोतों के बेसिस पर या अन्य कोई भी बेसिस सोर्सेज हमें अवेलेबल नहीं होते जिनको आधार बनाकर उसके प्रारंभिक जीवन की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके। जो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह माना जाता है कि बलबन एक दास था और सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के समय में अपनी योग्यता के बल पर उसने नायब ममालिकात का पद प्राप्त किया था, और इस तरह से अपनी योग्यता के बल पर ही उसने तरक्की की और अंततः उससे प्रभावित होकर
सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने अपने जीवन काल में ही उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ये मेन उसके जीवन से संबंधित बातें हैं। बहरहाल 1266 का समय था और इस समय सुल्तान बलवन दिल्ली के सिंहासन को संभाल चुका था। अब देखिए, बात आती चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो, रजिया हो, नासिरुद्दीन महमूद हो और बहराम शाह हो या फिर बलवन हो, कोई भी व्यक्ति जब नया सुल्तान शासक बनता है, इवन हम देखें लोकतंत्र में भी, यदि मान लीजिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी ऐसा चीफ हेड का पद पर जब आसीन होता है तो कई सारी अव्यवस्थाएं होती हैं, उनको पुनः व्यवस्थित करना होता है। उसका कारण है कि जैसे मान लीजिए अभी हमारे लोकतंत्र में गवर्नमेंट चेंज होती हैं, ये पहली गवर्नमेंट के जो कार्य होते हैं उसमें हो सकता है कुछ कार्य नई गवर्नमेंट को पसंद ना हो, तो वो अपने हिसाब से उसको पूरा सेटअप फिर तैयार किया जाता है और कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें फेस करना पड़ता है, कई प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। तो निसंदेह बलवन एक योग्य सुल्तान था, लेकिन जिस समय वो सिंहासन पर बैठा उस समय दिल्ली सल्तनत अनेक समस्याओं से जूझ रही थी। अब चूंकि बलवन सुल्तान था तो स्वाभाविक है कि ये सारी समस्याएं उसे फेस करनी थी और उनके समाधान भी करने थे। कुछ समस्याएं ऐसी थी जो यथावत रही, पूर्व में भी थी, उन समस्याओं का अंत किया गया और कुछ समय बाद वो समस्याएं पुनः सर उठा करके खड़ी हो चुकी थी। उन्हीं समस्याओं में यदि हम बात करें उसको क्रमानुसार, तो सबसे पहली समस्या जो उत्पन्न होती है वो समस्या थी आर्थिक ढांचे का कमजोर होना या आर्थिक स्थिति का कमजोर होना। अब देखिए, आर्थिक स्थिति क्यों कमजोर होती है? यदि हम पूरे लोकतंत्र की बात करें तो किसी भी राजा द्वारा यदि एक लंबी ड्यूरेशन तक, एक लंबी अवधि तक शासन किया जाता है और उसके शासनकाल में युद्ध कम और शांति काल ज़्यादा होता है, मतलब युद्ध काल कम और शांति काल ज़्यादा होता है, तो निश्चित रूप से उस राज्य की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। लेकिन कोई भी शासक हो, यदि अपने शासनकाल का अधिकांश समय वो युद्ध में संलग्न रहता है तो ऐसी स्थिति में आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। उसका कारण, जब सुल्तान कहीं भी अभियान पर निकलता है तो उसे अपनी विशाल सेना को सुसज्जित करना होता है। सुसज्जित मतलब उनका मेकअप नहीं करना होता, सुसज्जित इन द सेंस कि अस्त्र शस्त्रों से उनको लैस करना होता है। देन इतने बड़ी सेना, विशाल सेना के लिए अच्छे घोड़ों की व्यवस्था, सामान को लाने ले जाने के लिए अन्य पशुओं की व्यवस्था, ये सारी चीज़ों पर जो खर्च होता है उसकी राशि काफ़ी अधिक होती है। फिर जब युद्धकाल चल रहा होता है तो हमारी कृषि, हमारे उद्योग धंधे, हमारा व्यापार वाणिज्य वो पूरी तरह से ठप हो जाता है। कुल मिलाकर हमारी इनकम के जो सोर्सेज हैं उन पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है और ऐसी स्थिति में हमारी इनकम कम हो रही है और इतनी विशाल सेना को रखने पर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी अधिक होता है। तो जब इनकम कम होगी, खर्च अधिक होगा, तो नेचुरल सी बात है कि पूरा जो हमारा बजट है वो बजट बिगड़ जाता है। हम अपना लेटेस्ट उदाहरण ले सकते हैं कि कोविड-19 के चक्कर में नॉट ओनली इन इंडिया बट होल वर्ल्ड ऑल्सो
फेस ए इकोनॉमिक क्राइसिस, और उसका कारण अधिकांश देशों में लॉकडाउन की स्थिति रही। तो ऐसी स्थिति में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो सारे देशों को झेलना पड़ा, इवन यूएसए जैसे डेवलप्ड कंट्री को भी। तो कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें एक उदाहरण ये युद्ध काल का दिया। दूसरा, कई बार आप देखिए क्योंकि भारत देश जो है वो कृषि प्रधान देश रहा है, तो हमारे यहाँ प्राकृतिक प्रकोप भी बहुत आते हैं, और उस वजह से भी बहुत सारी बार ये इकोनॉमिक क्राइसिस हमें झेलना पड़ता है। तो बलबन जिस समय सुल्तान बना, अनेक परिस्थितियों के कारण एंड स्पेशली अधिक युद्धों में संलग्न रहने, निरंतर विद्रोह होने के कारण आर्थिक राजकोष जो था वो खाली मिला, और इसलिए आर्थिक स्थिति जो है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने की समस्या बलबन को फेस करनी पड़ी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो मंगोलों के आक्रमण का खतरा था वो भी पूर्व की भांति लगातार बना रहा। हम लोगों ने बात की थी जब नायब-ए मुमालिकात के पद पर रहते हुए बलबन ने जो उपलब्धियां हासिल की थी, तो उनमें हमने एक मेवातियों का दमन भी पढ़ा था। बलबन द्वारा मेवातियों का दमन बड़ी अच्छी योजना से किया गया था, और काफी समय तक मेवातियों ने इस पूरे क्षेत्र में, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में उपद्रव मचाने का साहस नहीं किया था। लेकिन फिर वही बात होती है कि जैसे जैसे राजधानी में या राज्य में अव्यवस्थाएं फैलती हैं तो उसका लाभ हमेशा विरोधी शक्तियां उठाया करती हैं। तो जब जैसे रेहान के समय में हुआ, जब बलबन को पदच्युत किया गया, तो स्वाभाविक है इन परिस्थितियों का लाभ विद्रोही तत्व उठाएंगे, चाहे वो मेवाती हों, चाहे वो कठेहर और दोआब के राजपूत सरदार हों, और चाहे वो मेवाती हों। इन सभी ने इन परिस्थितियों का लाभ उठाया और बलबन के सामने अनेक समस्याओं को लाकर खड़ा कर दिया। फिर आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर था इस समय, पहला एक तो आर्थिक स्थिति कमजोर होना, क्योंकि बलबन पहले भी इन विद्रोहात्मक शक्तियों का दमन कर चुका था, और स्वाभाविक है कि अब भी ये बलबन के लिए कोई इम्पॉसिबल कार्य नहीं था कि वो इन विद्रोहों को समाप्त कर सके, उनका दमन कर सके। लेकिन उसके सामने दो अहम समस्याएं थी, एक तो राजकोष का रिक्त होना, एंड सेकंड मंगोलों का आक्रमण। मंगोलों के आक्रमण की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या थी, और बलबन द्वारा आप देखिए एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है। बलबन अपने पूरे शासनकाल में, आप देखेंगे, आप इसको और डिटेल में कभी पढ़ने की कोशिश भी करिएगा, बलबन द्वारा अपने पूरे शासनकाल में ये प्रयास किए गए कि वो राजधानी में ही रहे, राजधानी से बाहर ना जाए। उसका कारण ये नहीं था कि वो डरता था, उसका कारण ये था कि कोई भी शासक या सुल्तान यदि राजधानी से बाहर होता है, उस स्थिति में राजधानी पर आक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अपने पूरे शासनकाल में सिर्फ एक बार बंगाल के में विद्रोह का दमन करने के लिए बलबन गया था, बाकी पूरा टाइम वो राजधानी में ही रहा था। तो उसका भी मेन कारण मंगोलों के आक्रमण से राजधानी को सुरक्षित रखना था। तो ये प्रमुख समस्याएं थी बलबन के सुल्तान बनने के बाद। और नेक्स्ट क्लास में हम बलबन का राजत्व सिद्धांत लेंगे, जो छोटे क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा और बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं बलबन के राजत्व सिद्धांत के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पढ़ते रहिए और ज्ञान बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।